नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज दफ्तर में मेरे कुछ कलीग्स ने मुझसे एक सवाल पूछा। वो लड़कियां थी और उनका सवाल ये था कि क्या कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जिस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई उनके साथ वाकई रेप ही हुआ था, गैंग रेप नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अब तक की जो तफ्तीश है, जो सबूत है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके साथ रेप ही हुआ था, गैंग रेप नहीं हुआ। क्योंकि डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो हो चुकी है और उससे ये क्लियर हो चुका है कि उस डॉक्टर की डेड बॉडी पर जो ह्यूमन बॉडीली फ्लूइड किसी और आदमी का अगर है तो फिर वो एक ही आदमी है। और वो एक आदमी कौन है? वो है संजय रॉय, जिसे पहले कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ किया और अब तो उसे जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात मान नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि संजय रॉय ने अकेले इस कांड को अंजाम दिया होगा। अब ऐसा सोचने के पीछे क्या वजह है? तो ऐसा सोचने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आती है वो ये कि उस लड़की के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई, जिस तरह से उसे सताया गया, अत्याचार हुआ और फिर जिस जघन्य तरीके से हत्या हुई, वो एक आदमी का काम नहीं लगता है। इसी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इस घटना में किसी और का भी हाथ हो सकता है। और जो दूसरी वजह है वो ये कि जिस तरह से मौका वारदात को यानी सीन ऑफ क्राइम को डिस्टॉर्ट किया गया, बिगाड़ा गया और उसमें अस्पताल प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से भूमिका निभाई, वो भी अस्पताल प्रशासन के लोगों को सवालों के घेरे में लाता है। और यही वजह है कि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ सिर्फ एक आदमी संजय रॉय ने ही रेप किया और उसकी हत्या कर दी। यानी ज़्यादातर लोग इस मामले को गैंग रेप ही मान रहे हैं और सीबीआई की तफ्तीश में सबूतों के सामने आने के बाद भी वो बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है। लेकिन आज उस डॉक्टर के माता पिता ने अपनी बातचीत में जो कुछ कहा है वो इस मामले को एक नया मोड़ दे सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो इस मामले की तफ्तीश को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। हमारे पत्रकार मित्रों ने जो उनसे बातचीत करने उनके घर गए थे, पीड़ित परिवार के पास, उन्होंने डॉक्टर के माता पिता से ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? तो उनका जवाब हाँ में था। पत्रकारों ने फिर पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने हमें बहुत कुछ बताया था अस्पताल के बारे में। क्या बताया था? पत्रकारों ने ये सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि ये बात उन्होंने सीबीआई को बताई है और ये बात वो अभी मीडिया के सामने या पत्रकारों को नहीं बता सकते। और सीबीआई ने उन्हें भरोसा दिया है कि जो भी बातें उन्हें पता चली है वो इन सारी बातों को वेरीफाई करेंगे और इन सारे पहलुओं की बारीकी से जांच करेंगे। अब जाहिर है बेटी ने आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई बहुत पॉजिटिव, कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं बताई होगी, क्योंकि अगर वो बात बताई होती तो उस बात का यहाँ पर जिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता। जाहिर है बेटी ने कुछ ऐसी ही बात बताई होगी जो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रही कुछ ऐसी गतिविधि जो शक के घेरे में हो, सवालों के घेरे में हो और जिसके बारे में शायद इस ट्रेनी डॉक्टर को जानकारी हो। और इस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने माता पिता को वो पूरी कहानी बताई थी। माता पिता ने वो कहानी जो उन्होंने अपनी बेटी से सुनी, वो सारी बातें उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को बताई, जांच अधिकारी जो पूछताछ के लिए आए थे। और माता पिता ने खुद ये बात हमारे कैमरे पर, बल्कि सारे मीडिया हाउसेस के कैमरे पर कही है। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस मामले में और भी लोग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और पेच है। पेच क्या है? पेच ये है कि हो सकता है कि मर्डर केस को और रेप केस को एक ही आदमी ने, संजय रॉय ने ही एग्जीक्यूट किया हो, अंजाम दिया हो। लेकिन ये हो सकता है कि संजय रॉय के पीछे और भी लोगों का दिमाग हो। अब दिमाग भी दो तरह से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि संजय रॉय को किसी ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और डॉक्टर जिनकी हत्या हुई उनकी हत्या करा दी। अगर ऐसा है तो फिर वो आदमी मास्टरमाइंड है और फिर वो आदमी कौन है इसकी तलाश करना सीबीआई के सामने एक चुनौती होगी। और दूसरा ये हो सकता है कि जब ये हत्या हो गई तो अस्पताल प्रशासन ने फिर उस हत्या को जो है
एक चूंकि वो कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए एक बुरी छवि पेश करता, तो फिर उस हत्या के मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इस तथाकथित डैमेज कंट्रोल में उन्होंने सबूतों को डैमेज कर दिया। यानी साजिश में वो बाद में शामिल हुए और वो शामिल हुए सबूत मिटाने के तौर पर। तो जाहिर है अगर कोई जानबूझकर सीन ऑफ क्राइम पर जाकर कत्ल और रेप जैसे जघन्य मामले में सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा जुर्म है और ये माफ़ी के काबिल नहीं है। कानूनन इसमें भी कड़ी सज़ा का प्रावधान है और इसमें भी उतनी ही सज़ा होती है जितनी मुख्य जुर्म के मामले में होती है, यानी कत्ल के मामले में। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के कुछ लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में है। अब सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं। तो पहला नाम तो डॉक्टर संदीप घोष का ही है जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और दूसरा जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है उनकी भी भूमिका शक के घेरे में है। और ये बात सिर्फ लोग नहीं कह रहे हैं, सिर्फ सीबीआई नहीं कह रही है। सीबीआई इन लोगों से बार बार पूछताछ कर रही है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है बल्कि पीड़ित डॉक्टर के माता पिता ने खुद ये बात कही है कि उन्हें इनकी भूमिका पर भी शक है। अब जाहिर है सीबीआई को ये पता लगाना है कि कॉलेज प्रशासन के ये जो लोग हैं, डॉक्टर संदीप घोष और बाकी लोग, इन लोगों ने क्या जानबूझकर उस सीन ऑफ क्राइम को ख़राब किया है या अनजाने में इनसे गलती हुई है। अब अनजाने वाली बात समझ में नहीं आती है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये मेडिकल फील्ड के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में भी इनको थोड़ी बहुत मालूमात, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम भी कंडक्ट किया जाता है, होता है। तो वहाँ फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हैं जो ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और जाहिर है वो भी डॉक्टर संदीप घोष को रिपोर्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो उनके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और आज की तारीख में जब सोशल मीडिया और मीडिया इतना एक्टिव है, कई सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं जिसमें सीन ऑफ क्राइम में ज़्यादा लोगों के पहुंच जाने से, चीज़ों को छूने से, फुटप्रिंट पहुंचा देने से, छोड़ देने से केसेस खराब हो गया। आरुषि का मामला लीजिए या कोई भी और मामला लीजिए, इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो यहाँ पर ये कहकर इन संदिग्ध लोगों को, डॉक्टर संदीप घोष और बाकी लोगों को, मेरे हिसाब से छूट या वॉकओवर नहीं दिया जा सकता कि अरे उन बेचारों को तो पता ही नहीं था, वो सीन ऑफ क्राइम में चले गए। बहुत मुमकिन है कि सीन ऑफ क्राइम को जानबूझकर खराब किया गया और सीबीआई को ये शक है, तभी सीबीआई इस मामले की पॉलीग्राफ टेस्ट भी, इस मामले में जो संदीप घोष हैं उनका और उनके साथ साथ जो बाकी 4 स्टाफ, जिसमें 2 जूनियर डॉक्टर भी हैं और एक सिविक डिफेंस का भी स्टाफ है, इन सारे लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है ताकि ये पता चले कि ये लोग अपने अंदर कौन सा राज छुपाए हुए हैं और कौन सी बात बता रहे हैं। तो सीबीआई जो है अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उस सच का पता लगाएगी, उससे वेरीफाई करेगी। इसके अलावा सीबीआई दूसरे सूत्रों से भी जानकारी जुटा ही रही है। माता पिता का बयान सीबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक अहम एविडेंस के तौर पर सीबीआई आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन बेटी ने आखिर कॉलेज के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में ऐसा क्या बताया था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई पॉजिटिव बात नहीं होगी, वो नेगेटिव बात ही होगी। तो ये एक पहलू है जिससे लगता है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन किस रूप में शामिल हो सकते हैं सीबीआई को अब ये पता करना है। और दूसरी बात जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो ये कि इस मामले में अब जो आरोपी है संजय रॉय, उसकी पैरवी एक महिला वकील करेंगी। अभी ये बात अपने आप में सुनकर बड़ा अजीब लगता है। एक ऐसा मुल्जिम जिसका पैरवी करने के लिए पुरुष वकील तैयार नहीं है, उनको लगता है कि भाई ये आदमी समाज के लिए नासूर है, दरिंदा है, इस आदमी को कोई कानूनी मदद हम नहीं करेंगे, उसकी पैरवी कोई महिला वकील कैसे कर सकती है? कोई महिला वकील इस चीज़ के लिए राज़ी कैसे हो सकती है? तो इसका सच ये है कि वो जो महिला वकील हैं वो कोई प्राइवेट कैपेसिटी में इस आरोपी को डिफेंड नहीं करेंगी, बल्कि कविता सरकार नाम की वो जो लेडी लॉयर हैं, वो जो फ्री लीगल एड कमेटी होती है, जो एक तरह से अदालत की ओर से चुने गए वकीलों का एक ऐसा समूह होता है जो उन मुल्जिमों को लीगल एड मुहैया कराता है जिन मुल्जिमों के पास आमतौर पर आर्थिक क्षमता नहीं होती है किसी वकील को हायर करने की, या किसी और वजह से वो किसी वकील तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते और वकील उसके लिए केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसी तरह की जो फ्री लीगल एड कमेटी होती है, उस लीगल एड कमेटी से वो महिला वकील जुड़ी हैं, कविता सरकार, और वो अब इस आरोपी का मुकदमा लड़ेंगी। बल्कि कविता सरकार संजय रॉय की तरफ से सियालदा कोर्ट में पेश भी हुई थी और उन्होंने संजय रॉय को जमानत पर छोड़ने की भी मांग अदालत से की, हालांकि वो अर्जी फिलहाल खारिज हो गई है। अब सवाल यह है कि कविता सरकार कैसे तैयार हुई। तो
कुछ मीडिया हाउसेज ने पश्चिम बंगाल के, खासकर बांग्ला अखबार के कुछ प्रतिनिधियों ने कविता सरकार से बात की और उनसे पूछा कि आप कैसे तैयार हो गई, मतलब यहाँ तो जो पुरुष वकील हैं वही तैयार नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे जिम्मेदारी दी गई मेरे सीनियर की तरफ से, कमेटी की तरफ से, फ्री लीगल एड कमेटी की तरफ से, और फ्री लीगल एड कमेटी को जो काउंसिल की कमेटी होती है उसको अदालत की ओर से, काउंसिल सिस्टम को अदालत की ओर से कहा गया था कि कोई वकील जो है संजय रॉय की तरफ से भी अदालत में पेश होना चाहिए, ताकि मुकदमा ऐसा ना हो कि एक तरफा हो जाए या खानापुरी वाली बात हो जाए और दुनिया को ये लगे कि उसे बचाव करने का वक्त नहीं मिला या मौका नहीं मिला। तो इसलिए मैं अपने काम और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस केस को भी हैंडल करना चाहती हूँ, और ठीक वैसे ही करना चाहती हूँ जैसे कोई दूसरा मुकदमा मैं लड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक प्रोफेशनल होने के नाते कोई भी केस लड़ना मेरी जिम्मेदारी है और जवाबदेही है, और मैं उसे निभाना चाहती हूँ। जो काउंसिल सिस्टम है कोलकाता में और खासकर उस ज़िले में जहाँ सियालदह की अदालत में जहाँ ये मामला चल रहा है, उसके जो प्रमुख हैं एडवोकेट सौरभ बैनर्जी, उनसे भी कुछ पत्रकारों ने बातचीत की और उनसे भी पूछा कि आप लोगों ने ऐसा कैसे किया। तो उनका ये कहना था कि उन्हें अदालत की ओर से कहा गया था और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी मामले में जब अदालत उन्हें कहे किसी को लीगल एड चाहिए तो वो लीगल एड अपनी तरफ से मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि अकेले कविता सरकार नहीं बल्कि वो खुद भी इस मामले की पैरवी करेंगे और कविता सरकार भी उन्हें इस मामले में सहयोग करेंगी। तो कुल मिलाकर ये जो संजय रॉय है उस पर मुकदमा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकदमा एक तरफा होगा। संजय रॉय की तरफ से भी अदालत में बात रखने के लिए वकील मौजूद होंगे। बेशक कोलकाता के तमाम वकीलों ने उसका मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन वहाँ का जो काउंसिल सिस्टम है वो फ्री लीगल एड यानी मुफ्त में कानूनी सहायता इस मुलजिम को मुहैया कराएगा। ये भी एक तथ्य है जो मुझे आप सबसे शेयर करना था, साझा करना था। सीबीआई ने अपनी पूछताछ में संजय रॉय से बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातों में जो एक बहुत ही शॉकिंग बात उभर कर सामने आई है वो ये कि ये संजय रॉय जो है वो अश्लील वीडियोस देखने का बहुत बड़ा शौकीन था, यानी पोर्नोग्राफिक वीडियोस के एडिक्शन में था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके आगे की बात यह है कि वो विकृत मानसिकता वाली पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखा करता था, यानी सिर्फ नारी और पुरुष के संबंधों से जुड़े हुए वीडियोस नहीं देखता था, बल्कि उसके आगे जहाँ पर यौन विकृति होती है, जहाँ पर हिंसा होती है, जहाँ पर कई बार जानवरों के साथ अत्याचार होता है, उस तरह के वीडियोस ये आदमी लगातार देखा करता था। और इसके बारे में संजय रॉय ने खुद सीबीआई को बताया है और उसके मोबाइल फ़ोन से इस तरह के एविडेंसेस सीबीआई ने रिकवर किए हैं, कलेक्ट किए हैं। ये भी एक बहुत ही अजीब और बहुत ही शॉकिंग जानकारी है। हालांकि ये बात पहले सामने आ चुकी थी, लेकिन किसी मुलजिम का खुद अपनी ज़ुबान से ये सारी बातें कबूल करना और कबूल करने के साथ साथ उसके गैजेट्स में और दूसरे इन्वेस्टिगेशन में उन सारी चीज़ों का प्रमाण मिल जाना, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। और शॉकिंग सबसे बड़ी जो है वो ये है कि वो विकृत सोच वाला व्यक्ति था। एक तरह से देखा जाए तो ये मानसिक विकृति है, बीमार है वो, लेकिन इस तरह का बीमार नहीं है कि उसे कोई माफ़ी दे दी जाए कि भाई बीमार है छोड़ दो, ये वाली बीमारी नहीं। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि वो सेक्स मैनियक किस्म का आदमी है जो इस तरह के विकृत वीडियोस देखा करता था। और कहीं ना कहीं ये जो घटना उसने कारित की, जो अंजाम दिया, एक डॉक्टर की हत्या कर दी और रेप कर दिया, उसके लिए भी उसकी यही सोच, यही जहनियत जिम्मेदार है। और अब तक सीबीआई के एक्सपर्ट्स को भी और ख़ुद सीबीआई के ऑफिसर्स को भी यही लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए थे। मुझे लगा कि मुझे आप सबसे साझा करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और अपडेट के साथ, इस मामले में चाहे वो हो या किसी दूसरे मामले में हो, और आप लोगों को इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।